गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी लाइट की, तो आज हम उसका रिफ्लेक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसे। तो पहले हमें इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं, जो आपने 7th में पढ़े हैं शायद, अपने क्लास 7th में या 8th में, 8th क्लास में शायद। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ है दैट आप जानते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal must lie in same plane, must lie in same plane। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई मिरर है और यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है कोई, और इसके ऊपर अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो उसको मैं नॉर्मल बोलूँगा, और अगर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो दिस इज़ रिफ्लेक्टेड रे। तो मतलब ये क्या हुआ, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये है मेरी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो मतलब दे मस्ट लाई इन सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये मेरी किसी पेपर पे, ये मान लीजिए मिरर है मेरा, ऐसे ऐसे, मतलब मान लीजिए मैं मिरर बना लेता हूँ ऐसे, और ये मेरा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। जैसे ये तीनों पेपर में पड़ी हुई है, तीनों पेपर पे पड़े हुए हैं पेन, अगर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये सेम प्लेन में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि नॉर्मल ऐसे बाहर निकल के बन जाएगी, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये तो आउट ऑफ प्लेन चला गया, ये दोनों तो प्लेन में है, ये आउट ऑफ प्लेन चली गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना ही ये पॉसिबल है कि जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये कहीं ऐसे चली जाएगी किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट होके। तो ये मतलब है इसका कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, ऐसी नहीं कि कोई आउट ऑफ प्लेन चीज़ चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरा जो लॉ है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे अबव एग्जाम्पल में हम देखें, ये जो एंगल है, ये एंगल है, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मतलब एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल के साथ बनता है। ठीक है, तो मतलब एल आई इज एंगल विद नॉर्मल, ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे, ये नॉर्मल के साथ एंगल है। तो ये दो लॉज हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन इसी पे होंगे। जैसे मैं इसी चीज़ पे एग्जांपल लेता हूँ एक। मान लीजिए कि ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है, और यहाँ पे ये एक नॉर्मल डाला गया है, और मैं एक रे को ऐसे छोड़ता हूँ, ऐसे इसके बिल्कुल साथ ऐसे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, क्या चीज़ है दोनों में। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, दिखने में 90 डिग्री लगता है बच्चे को, बट ये 0 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना रहा है, क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल चल रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ठीक है, और देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास ऐसे कुछ ऐसे अनइवन सरफेस है कोई। ठीक है, और इस पे बहुत सारी रेज गिर रही हैं, ऐसे ऐसे, कुछ रेज ऐसे गिरी, कोई रे ऐसे चली गई, कोई रे ऐसे चली गई, कोई रे मान लीजिए, कोई रे ऐसे चली गई, और फिर कोई रे ऐसे आई, और वो किसी और एंगल पे ऐसे चली गई। तो देखिए ये जो रेज हैं वो सब की सब ये पहले लॉ को फॉलो कर रही हैं, सॉरी दूसरे लॉ को फॉलो कर रही हैं। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब पहली लाइन इसमें देखें तो हर एक केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, आइदर सरफेस मेरा इवन हो या अनइवन हो, ठीक है। मैं फिर इस चीज़ को समझाता हूँ। मस्ट बी इक्वल सरफेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस मे बी इवन और अनइवन, कुछ भी हो, इवन हो या अनइवन हो, ये लॉ हमेशा फॉलो होगा। जैसे मान लीजिए, मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये रे ऐसे आई, ये रे ऐसे आई, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे चली गई, ये रिफ्लेक्ट होके कुछ मान लीजिए ऐसे चली गई। इसको मैं एक पैरेलल नहीं ड्रॉ करना चाहता था, ये ऐसे आ गई। एक ब्लैक कलर की रे आई, वो कुछ ऐसे आके ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये तीनों रेज आपस में पैरेलल नहीं है। बट अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो इस नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल I1 है और ऐसे ही एंगल R1 है वो बराबर होंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर की रे है ऐसे आई और ऐसे गई, इस पे अगर मैं एक नॉर्मल डाल दूँ तो ये वाला एंगल जो ब्लैक और इस नॉर्मल का, ये N1 नॉर्मल है, ये N2 है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ I2 मस्ट बी इक्वल्स टू R2, ठीक है। तो ये मतलब है कि चाहे वो सरफेस इवन हो चाहे अनइवन हो, ये दोनों लॉज हैं जो वो हमेशा फॉलो होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें रिफ्लेक्शन में आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना है। पहली चीज़ है प्लेन मिरर, दूसरी चीज़ है हमारे पास कनकेव मिरर, और तीसरी चीज़ है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है रिफ्लेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन मिरर, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ऐसे ये साइड उसकी पॉलिश्ड है और इधर वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है। तो मान लीजिए कि मेरा ए कोई सब्सटेंस है, तो आप ऐसे एक रे ड्रॉ करो, ठीक है, जो कि पैरेलल टू नॉर्मल जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो पहली बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो इसमें इमेज बनेगी वो हमेशा क्या होगी, प्लेन मिरर में इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब नॉट रियल, जो रियल नहीं होती, जो सचमुच में नहीं होती, आपको दिखती है कि वैसे कोई इमेज है बट आप उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, ठीक है। वर्चुअल का मतलब है कैनॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, आप स्क्रीन पे उसको नहीं उतार सकते। तो जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, तो उतने ही डिस्टेंस d की ये पीछे इमेज बन जाएगी यहाँ पे d, ऐसे। तो ये a डैश है, ये इमेज है, ठीक है। डैश इमेज को हम डैश से लिखेंगे। तो जितनी ये आगे बनेगी उतनी ये पीछे बनेगी। तो पहली एक चीज़ है कि ये इमेज है जो वर्चुअल बनेगी, और उसका जो डिस्टेंस होगा, वो होगा सेम एज ऑब्जेक्ट। और मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ जाए, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंडेड इमेज है, ऑब्जेक्ट है ए बी। तो सेम साइज़ की उतनी ही दूर पीछे हमारे पास यहाँ पे इमेज आ जाएगी ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये भी डिस्टेंस d ही होगा, और अगर ये इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h होगी,
ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस सेम होता है एंड साइज ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज विल बी सेम, डिस्टेंस विल बी सेम और इमेज विल बी वर्चुअल। अच्छा, एक चीज़ और, मान लीजिए कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो कुछ ऐसा है। मान लीजिए ये मिरर है मेरा, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे है, इंक्लाइंड ऐसे। तो इमेज इसकी कैसे फॉर्म होगी, कैसी बनेगी इमेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पॉज करके ट्राई कीजिए और फिर इसका सोल्यूशन देखिए। देखो ऐसी अब इसका सोल्यूशन देखो, ये जो इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने ये पढ़ा कि जो पॉइंट है वो जितना आगे होता है उतना ही पीछे होता है। तो अगर मैं ए पॉइंट को देखूं तो जितना ये पॉइंट आगे है, ठीक है, मान लीजिए वो डी डैश है आगे, तो इधर भी डी डैश ही आगे होगा, ठीक है, डी डैश। और ये जो बी है वो मान लीजिए डी डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पे भी बी का जो डिस्टेंस है वो डी ही होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, जो इमेज है जो ऐसी आ जाएगी ए डैश बी डैश। तो इनको हम पॉइंट्स के हिसाब से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के लिए। तो इसमें जो चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन में, वो पूछा जा सकता है कि ऐसा मिरर बताओ जो हमेशा हमेशा वर्चुअल बनाएगा। तो एक ऑप्शन उसमें आप सोचिए कि प्लेन मिरर हो सकता है, ठीक है। दूसरा वो पूछ सकते हैं कि ऐसा मिरर बताइए जिसका जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और जिसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज हमेशा सेम रहता है। तो ये कौन सा है, ये हमेशा आपका प्लेन मिरर आएगा। तीसरा, साइज ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज सेम, तो ये भी सेम आ जाएगा। जो आपका घर में आपके ग्लास लगे हुए हैं देखने के लिए, शीशे लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, प्लेन मिरर है मेरे पास, ठीक है। आगे चलते हैं हम कनकेव या कन्वेक्स किसी एक को देखते हैं। तो कनकेव मिरर को देखते हैं पहले। तो अब हम देखेंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है ऐसे, जिसका रेडियस है r, ठीक है। और मान लीजिए कि हमने इस स्फीयर को बाहर से पॉलिश कर दिया, ऐसे बाहर से पॉलिश कर दिया। तो अंदर वाली जो साइड है वो होगी रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। अब मान लीजिए कि मैं इस स्फीयर को यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे कट कर दिया मैंने। तो मेरे पास जो सिस्टम बनेगा, जो चीज़ बन के मेरे पास आएगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी, वो ऐसी, कुछ ऐसी, मतलब कटोरी टाइप ऐसे। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो ऐसे, ऐसे, और ये वाली साइड ऐसे, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो इस मिरर को, इसका बाहर वाली साइड तो पॉलिश्ड है और अंदर से ये रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है इसकी अंदर से। तो ये रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड केव की तरह हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कनकेव और कन्वेक्स में कन्फ्यूजन ना हो कभी भी। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड केव जैसी हो, केव जैसी हो, उसे हम कनकेव मिरर बोलते हैं, कनकेव, ठीक है, वो कनकेव मिरर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो हमें प्रॉपर्टीज़ इसकी पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोल ऑफ द मिरर, ठीक है।
या पोल पढ़ लें या सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ते हैं हम। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, मतलब वो स्फीयर जिसका, उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, जैसे यहाँ पे ये सी सेंटर था, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लीजिए ये मेरा मिरर है ऐसे, और यहाँ पे ये सेंटर है इसका सी सेंटर। ठीक है, तो ये जो सी है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पोल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, दिस इज पोल, पोल ऑफ द मिरर। तो पोल क्या है, पोल इज दैट पॉइंट ऑन मिरर। पोल के बारे में देखते हैं। पोल इज दैट पॉइंट ऑन मिरर chosen by us, हम इसको चूज करते हैं, ये पोल है। ठीक है, इसके बारे में chosen by us पे मैं आता हूँ कि क्यों ऐसा कहते हैं। from which it is convenient to take the distance between image and object। ठीक है, मतलब हम चूज करते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारे लिए आसान हो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस तय करना, मेजर करना। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एट द सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, नॉट सेंटर ऑफ स्फीयर। मैं स्फीयर के सेंटर की बात नहीं कर रहा, मैं इस मिरर के सेंटर की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ऐसा मिरर है, तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ये मेरा पोल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, मतलब उस स्फीयर का रेडियस जिसका मिरर पार्ट है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये पोल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमें पता चल गया, पोल का पता चल गया। पोल जनरली हम इस मिरर का ये सेंटर पॉइंट लेते हैं। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आगे हमारे पास होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, द इमेजिनरी लाइन, या इसको एन इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये वो लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा मिरर है ऐसे, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। तो ये जो लाइन है ये पोल ऑफ मिरर हो गया पी। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये इसमें आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मार्क कर लिया है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। आगे जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, इस चीज़ की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको रेडियस ऑफ अपर्चर या अपर्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए ये मेरे पास ऐसे मिरर है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ है ये, ऐसे मिरर है मान लीजिए मेरा, और ये वाली अंदर वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस, मान लीजिए मेरा पोल यहाँ पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है ऐसे, तो इस लाइन से इस टॉप पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों का, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज़ कॉल्ड अपर्चर। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको पेपर पे दिखाऊं, तो मान लीजिए कि ये मेरा पोल ऑफ द मिरर है, ठीक है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब ये यहाँ पे हम बिल्कुल इसको साइड से देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको टेढ़ा कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। दिस इज रेडियस ऑफ अपर्चर। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। मान लीजिए कि ये मेरा ऐसे, मान लीजिए कि ये मेरा मिरर है, जो स्फीयर का एक पार्ट काटा गया वो एक कटोरी की तरह दिख रहा है आपको, ठीक है, ऐसे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर। तो जनरली आपको अपर्चर क्या बताता है, तो अपर्चर गिव्स अस आइडिया अबाउट द साइज ऑफ मिरर। तो ये आपको साइज ऑफ मिरर बताएगा। अगर ये अपर्चर बड़ा हो जाएगा तो मिरर ज़्यादा बड़ा है, अगर छोटा है तो वो छोटा मिरर हो जाएगा। तो मतलब रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, इट गिव्स अस आइडिया अबाउट साइज ऑफ मिरर। मिरर के साइज के बारे में आपको आइडिया देता है ये, ठीक है। तो इतनी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। आगे हम एक और चीज़ देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोकस, ठीक है। तो नई चीज़ जो है, जो इसका मतलब कह लीजिए कि टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ कॉल्ड फोकस। तो मान लीजिए ये मेरा ऐसे मिरर है और ये इसका पोल आ गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो मान लीजिए कि एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और टकराने के बाद ये वाली रे है जो वो किसी पॉइंट F से निकलती है, ठीक है। तो द पॉइंट वेयर, या इसको ऐसे लिखना चाहिए, when a ray parallel to principal axis and close to it when a ray parallel to principal axis and close to it मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होनी चाहिए, passes through a point on principal axis after reflection, ठीक है। जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो जिस पॉइंट से वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद
निकलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है, उसे बोलते हैं फोकस। एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है फोकस एंड पोल ऑफ मिरर के बीच, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। वैसे फोकस की डेफिनेशन ही यही है कि जब एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है और जो क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस की आती है, ठीक है। खैर आपको इस चीज़ में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आपके लिए सिंपल ही रहेगा। जब एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है और टकराने के बाद जिस पॉइंट से वो गुजरती है वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। एंड ये डिस्टेंस है जो प्रिंसिपल पोल एंड फोकस के बीच का, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है, पोल ऑफ द मिरर क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है, एंड फोकस ऑफ द मिरर क्या होता है, ठीक है। कल हम इन चीज़ों को यूज़ करके, ये हमने बेसिक चीज़ें सीख ली।